जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल का जो 7वां टॉपिक चल रहा था, गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश 647 ईस्वी तक, उससे 40 क्वेश्चन हो गए थे और राजपूत काल से पहले वाले जितने भी टॉपिक थे वो लूसेंट का एक्सप्लेन हो गया था, जिसमें आप लोगों ने जाना था पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। तो ये टॉपिक उसमें जाने थे। आज 41 से लेकर तक और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि 55 ही हैं टोटल। और किरण बुक से पुष्यभूत वंश और आदि वंशों का उल्लेख होगा। ये आज टॉपिक एंड हो जाएगा 7वां। फिर उसके बाद 8वां टॉपिक विविध आएगा, प्राचीन भारत। तो 7वां टॉपिक 41वां क्वेश्चन पहले देखते हैं। हेन सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। मतलब हेन सांग जो यात्री था हर्षवर्धन के समय में, तो उसके सम्मान में और महायान धर्म के प्रचार के हेतु हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में महासभा का कहाँ आयोजन कराया? तो कन्नौज में कराया। तो ये तो 641वां क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं पुष्यभूति वंश। देखिए, पुष्यभूति वंश की स्थापना नरवर्धन थानेश्वर में की थी इसने। नरवर्धन के बाद में राज्यवर्धन प्रथम के बाद में आदित्यवर्धन प्रथम के बाद में प्रभाकर वर्धन और फिर प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हुई, राजवर्धन द्वितीय व हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी राजश्री। तो 3 संतानें हुई, राजवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन, राजश्री। तो पहले राजवर्धन द्वितीय बना शासक, फिर उसके बाद हर्षवर्धन के बाद में शीलादित्य के बाद में ध्रुवसेन द्वितीय पुत्री थी उसके पति, और उसके बाद में ध्रुवभट्ट बालादित्य, उसके बाद में धरसेन चतुर्थ वल्लभी के। तो ये तो पुष्यभूत वंश का क्रम है। पुष्यभूत वंश नरवर्धन थानेश्वर में 505 ईस्वी से 530 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था नरवर्धन ने, जिसने स्थापना की थी पुष्यभूत वंश की। उसके बाद राजवर्धन प्रथम ने 530 से 555 ईस्वी तक शासन किया। राजवर्धन प्रथम के बाद में आदित्यवर्धन प्रथम ने 555 से 580 ईस्वी तक शासन किया। 555 से 580 ईस्वी तक शासन किया। आदित्यवर्धन प्रथम के बाद में प्रभाकर वर्धन ने शासन किया 580 से 605 ईस्वी तक। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राजवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। तो राजवर्धन द्वितीय ने 605 ईस्वी में शासक बना और उसी साल इसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद हर्षवर्धन शासक बना 606 में और फिर ये 647 ईस्वी तक शासक रहा। इसकी बहन एक राजश्री थी जो कन्नौज के में ब्याही थी मौखर वंश के राजा से। हर्षवर्धन के बाद में शीलादित्य, उसके बाद थानेश्वर और कन्नौज इसने राजधानी बनाई। पुत्री इसकी थी शीलादित्य की, जिसको ब्याही थी ध्रुवसेन द्वितीय राजा बने वहां के। फिर ध्रुवभट्ट बालदित्य बने वल्लभी के, और फिर धरसेन चतुर्थ वल्लभी के पुष्यभूत के वंश के राजा बने। तो ये तो कालक्रम था। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पुष्यभूत वंश की स्थापना पुष्यभूत ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर की थी। हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूत वंश हूणों से हुए संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ। प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। पहले नरवर्धन, फिर राजवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन चौथा शासक था। उसके 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। उसकी एक पुत्र की भी थी प्रभाकर वर्धन की, राजश्री का विवाह मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से हुआ था, जो कन्नौज के राजा थे। मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यशोमती उसकी चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती है। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन राजा हुआ। मालवा अभियान से लौटते समय
मालवा अभियान से लौटते समय मार्ग में गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंड था। कौन था? ममेरा भाई भंड था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे, जो राजवर्धन के छोटे भाई थे। हर्ष के विषय में हमें व्यापक जानकारी बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित से मिलती है। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया, यानी 606 से 647 ईस्वी तक। चीनी यात्री हेनसांग 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत में रहा था। 629 से 645 ईस्वी के बीच हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि नाम से जाना जाता है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि माना जाता है। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। हर्ष को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने परम भट्टारक तथा उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की थी। हर्ष एवं प्रतिष्ठित कवि एवं नाटककार था। हर्ष एक प्रतिष्ठित कवि एवं नाटककार था। उसने नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना की। नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना की। बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित, कादंबरी और पार्वती परिणय। हर्षचरित, कादंबरी एवं पार्वती परिणय। हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के अलावा विष्णु एवं शिव को भी मानता था। महायान शाखा का समर्थक होने के अलावा विष्णु एवं शिव को भी मानता था। हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा हेनसांग के सम्मान में की गई थी 643 ईस्वी में, अभी हमने बताया। इस सभा में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों को बुलावा गया था। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की थी। हर्ष ने इस अवसर पर मोतियों तथा बहुमूल्य वस्तुओं का खूब वितरण किया था। हर्ष के दिन का प्रथम भाग सरकारी कार्य, दूसरा एवं तीसरा भाग धार्मिक कार्य हेतु होता था। हर्ष के दरबार में चीनी दूत मंडल 643 ईस्वी एवं 646 ईस्वी में आया था। चीनी दूत मंडल 643-646 ईस्वी में आया था। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्ष द्वारा प्रयाग में प्रतिवर्ष आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था। मोक्ष परिषद। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष का महासेनापति सिंहनाद था। हर्ष का महान सेनापति सिंहनाद था। हेनसांग के अनुसार अधिकारियों को वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। हर्ष के समय भूमिकर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। मालवा के राजा देवगुप्त को राजवर्धन ने पराजित किया था। मालवा के राजा देवगुप्त को राजवर्धन ने पराजित किया था। हर्ष 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। अब है हर्ष के समय महत्वपूर्ण अधिकारी। तो सिंहनाद जो अधिकारी होता था वो मुख्य सेनापति होता था, उसे सिंहनाद कहते थे। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को आमत्य कहा जाता था। भुक्ति का प्रशासक जो होता है, मतलब राज्य का जो प्रशासक होता था, वो उपरिक। पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक। अश्व सेना का अधिकारी बृहदेश्वर। पैदल सेना का अधिकारी बालाधिकृत। गज सेना का मुख्य अधिकारी स्कंदगुप्त। अश्व सेना का प्रधान अधिकारी कुंतल। शांति एवं युद्ध का मंत्री अवंती। तो ये तो हर्ष के समय महत्वपूर्ण अधिकारी थे। नेक्स्ट टॉपिक, हर्ष की प्राचीन राजधानी थानेश्वर थी और 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्षचरित में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। हर्षचरित में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। हर्षकालीन ताम्र पात्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। भाग, हृदय, बलि। भाग, भूमिकर, हृदय और बलि। अगला है, हर्षचरित के अनुसार थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। हेनसांग मगध के महायान संप्रदाय के
10,000 भिक्षुओं का उल्लेख करता है। हेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका नाम सी यू की है। हर्ष को दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलकेशियन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष महाबलाधिकृत था। तो ये तो था पुष्यमित्र संघ। हर्ष की मृत्यु के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष बाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में प्रतिहार राजवंश। देखिए, चंदर बरदाई के पृथ्वीराज रासव के अनुसार परमार, प्रतिहार, चालुक्य तथा चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से उत्पन्न किया था। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश प्रतिहार था, है ना। परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, सबसे प्रसिद्ध प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिचंद्र ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है, नागभट्ट प्रथम था। वत्सराज गद्दी पर 780 ईस्वी में बैठा। पाल नरेश धर्मपाल को वत्सराज ने पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय जो था वो वत्सराज का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चक्रा युद्ध को हराकर मुंगेर के समीप धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद तृतीय नरेश को पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट का शासक था उसको पराजित किया। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक मिहिर भोज था। मिहिर भोज को पाल नरेश धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा। मिहिर भोज को पाल नरेश धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक महेंद्रपाल ने किया। महेंद्रपाल के गुरु संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे। राजशेखर की प्रसिद्ध कृति काव्य मीमांसा एवं कर्पूर मंजरी है। महेंद्रपाल के बाद महिपाल 414 से 443 ईस्वी तक शासक हुआ। बगदाद निवासी अल मसूदी महिपाल के समय भारत आया था। 915 से 916 के मध्य में भारत आया था। महिपाल के समय राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर नगर को उजाड़ दिया था। तो ये तो था आपका पुष्यभूति वंश। अगला वंश है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश में सबसे पहला शासक दंतिवर्मन प्रथम, फिर इंद्र प्रथम, फिर गोविंद प्रथम, फिर कर्क या कक्क प्रथम, फिर कक्क या कर्क के 3 पुत्र हुए, 3 संतानें हुई। इंद्र द्वितीय, कृष्ण प्रथम अकाल वर्ष में नभ। इंद्र द्वितीय, कृष्ण प्रथम, नभ। तो इंद्र द्वितीय चालुक्य राजकुमारी से विवाहित हुआ। इंद्र द्वितीय का कृष्ण प्रथम, इनकी समस्या है अकाल वर्ष। शुभतुंग पत्थर काटकर वेरूल में कैलाश मंदिर बनाया इन्होंने, कृष्ण प्रथम ने। और तीसरे जो पुत्र थे नभ। फिर कृष्ण प्रथम के 2 संतानें गोविंद द्वितीय और ध्रुव। फिर ध्रुव की भी 3 संतानें हुई। गोविंद द्वितीय का परिवार ऐसे ही रहा। ध्रुव की 3 संतानें हुई, कंब, स्तंभ, रणावलोक, गोविंद तृतीय या इंद्र लाट शाखा वाले। फिर गोविंद तृतीय राजा बने, उनकी भी संतानें 2 हुई, कृष्ण द्वितीय और पुत्री संखा। पल्लव राजा नंदीवर्मन तृतीय से विवाह हुआ। और कृष्ण द्वितीय चेदी या कलचुरी राजा कोकला की पुत्री से विवाह।
और फिर चेद या कलचुरी राजा कोकल की पुत्री से विवाह। इसके बाद जगतुंग कलचुरी राजकुमारी लक्ष्मी से विवाह हुआ। इसके बाद इनकी 2 संतानें हुई, इंद्र तृतीय और वच्छिक या अमोघ वर्ष तृतीय। इंद्र तृतीय में की भी 2 संतानें हुई, अमोघ वर्ष द्वितीय और गोविंद चतुर्थ सहसांक। और फिर इधर सहसांक और अमोघ तृतीय की संतानें 4 हुई, पुत्री रेवका गंग राजा द्वितीय के साथ, कृष्ण तृतीय 939 से 968 ईस्वी तक। फिर उसके बाद खेतिन, फिर निरूपम। तो कृष्ण तृतीय इंद्र चतुर्थ थे जिनकी मृत्यु 982 ईस्वी में हुई, और निरूपम कक्कल या कर्क द्वितीय का अमोघ वर्ष तृतीय। तो ये तो राष्ट्रकूट राजवंश है। एक बार फिर देख लेते हैं। दंतिवर्मन प्रथम बने, फिर उसके बाद इंद्र, फिर गोविंद प्रथम, फिर कर्क या कक प्रधान। उसके 3 पुत्र हुए, इंद्र द्वितीय, कृष्ण प्रथम और नभ। इंद्र द्वितीय जो था वो चालुक्य राजकुमारी से विवाह उसका हुआ। कृष्ण प्रथम जो अकाल वर्ष कहा जाता है, तो ये राजा बने 768 से 772 ईस्वी तक। और नभ जो थे ये शंकरगढ़ इनके पुत्र हुए, नभ के। फिर शंकरगढ़ इनके पुत्र बने थे राजा शंकरगढ़ इनके जो पुत्र थे वो राजा बने थे कब? 1793 ईस्वी में। लेकिन 2 पुत्र जो कृष्ण प्रथम के हुए अकाल वर्ष, इनको कहा जाता है गोविंद द्वितीय व ध्रुव। तो गोविंद द्वितीय के पुत्र तो नहीं हुए, लेकिन ध्रुव के 3 पुत्र हुए, कंब, स्तंभ, रणावलोक और गोविंद तृतीय और इंद्र। तो गोविंद तृतीय 1793 से 814 तक राजा बने। उनके ही पुत्र हुए नृपतुंग अमोघ वर्ष प्रथम, या सर्व उन्हें कहते हैं। नृपतुंग अमोघ वर्ष प्रथम कहते हैं या सर्व कहते हैं। तो नृपतुंग अमोघ वर्ष प्रथम के पुत्र जो हुआ वो 2 हुए, कृष्ण द्वितीय और पुत्री 1 हुई शंखा। तो कृष्ण द्वितीय 878 से 914 तक शासक बना। पुत्री जो संख्या थी वो पल्लव राजा नंदिवर्मन तृतीय से ब्याह हो गया शंखा का। ये नृपतुंग अमोघ वर्ष प्रथम की संतानें थी, कृष्ण द्वितीय और पुत्री संख्या। फिर कृष्ण के पुत्र कौन हुए? चेद या कलचुरी राजा कोकल की पुत्री से विवाह इसका हुआ, कृष्ण द्वितीय का। फिर जगतुंग कलचुरी राजकुमारी लक्ष्मी से विवाह दोबारा हुआ। फिर उसके 2 पुत्र हुए, इंद्र तृतीय, वच्छिक या अमोघ वर्ष तृतीय, जिसका अमोघ वर्ष तृतीय ने 934 से 939 तक शासन किया। और इंद्र तृतीय जो पहला पुत्र था इसने 915 से 927 तक शासन किया। तो इंद्र तृतीय ने 915 से 927 तक शासन किया। ये कलचुरी राजकुमारी विजाम्बा से विवाह हुआ। और वच्छिक या अमोघ वर्ष तृतीय था, उसका विवाह कुंदका से विवाह हुआ। तो वच्छिक या अमोघ वर्ष तृतीय कुंदका से विवाह जब हुआ तब इसके 4 पुत्र थे, पुत्री रेवका, कृष्ण तृतीय, खेतिन, निरूपम। तो पुत्री रेविका का विवाह गंग राजा भूतक द्वितीय से विवाह हुआ। कृष्ण तृतीय का 939 से 968 तक शासन किया। खेतिन ने 968 से 962 तक। और निरूपम जो थे ये कक्कल या कर्क द्वितीय अमोघ वर्ष चतुर्थ ने शासन किया 972 से 943 तक। और कृष्ण तृतीय का एक पुत्र था इंद्र चतुर्थ, इसकी 982 में मृत्यु हो गई। तो ये तो था राष्ट्रकूट राजवंश। सब डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंति दुर्ग ने, किसने? दंति दुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी। दंति दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत यानी मालखंड को बनाया। दंति दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्य गर्भ दान किया था। हिरण्य गर्भ। दंति दुर्ग ने महाराजधिराज परमेश्वर परम भट्टारक उपाधियां धारण की थी। दंति दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। दंति दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्यों का अस्तित्व समाप्त कर गंगों की राजधानी मान्यपुर पर कब्जा कर लिया। मान्यपुर पर कब्जा कर लिया। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर बकायते राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, लेकिन उसके राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो दंति दुर्ग का पुत्र था। ध्रुव एक राजा हुए हैं राष्ट्रकूट में। ध्रुव ने राष्ट्रकूट शासक कन्नौज पर अधिकार करने हेतु वत्सराज एवं धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष नाम से भी जाना जाता था।
ध्रुव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। गोविंद तृतीय ने चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गोविंद तृतीय ने अपने विरुद्ध खड़े पल्लव, पंड, केरल एवं गंगों के सम्मिलित संघ को पराजित किया। अपने विरुद्ध खड़े पल्लव, पंड, केरल एवं गंगों के सम्मिलित संघ को पराजित किया। गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर अमोघ वर्ष 1814 ईस्वी में बैठा। अमोघ वर्ष 1814 ईस्वी में बैठा। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य तथा अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य तथा अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। अलमसूदी इंद्र तृतीय के समय भारत आया था। अलमसूदी इंद्र तृतीय के समय भारत आया था। अलमसूदी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय को कहा है। कृष्ण तृतीय ने चोलों को परास्त कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण प्रथम ने तंजावुर में विजय स्तंभ बनवाया था। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम वर्णन थेवीनेट फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं शताब्दी में किया था। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात एक पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। सियक परमार ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेत पर आक्रमण कर इसे पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। सियक परमार, तो ये तो था राष्ट्रकूट वंश। अगला वंश है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक तो गोपाल था। 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक इसने शासन किया। 750 में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल को कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने राजा चुना था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ओदंतपुरी में मठ का निर्माण गोपाल ने ही करवाया था। ओदंतपुरी में गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी धर्मपाल था। इसने धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध को परास्त कर चक्रायुद्ध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। चक्रायुद्ध। सोड ढल कवि ने धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामिन कहा है। सोड ढल। धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने पराजित किया था। नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने पराजित किया था धर्मपाल को। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में दिए थे। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल, जिसने 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया। असम, उड़ीसा एवं नेपाल के कुछ विभागों पर देवपाल ने अधिकार भी कर लिया। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई। देवपाल अपने वंश का महानतम शासक था। शैलेंद्र शासक ने नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना हेतु देवपाल से अनुमति मांगी थी। शैलेंद्र शासक ने देवपाल ने खर्च हेतु 5 गांव दान में दिए। देवपाल ने उन जो बौद्ध में रहने वाले लोग हैं उस खर्च के लिए 5 गांव दान में दिए। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। देवपाल के बाद महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है।
पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश वहां सत्ता में आया। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। संध्याकर नंदी द्वारा रामचरित रामपाल की प्रशंसा में लिखा गया है। संध्याकर नंदी द्वारा रामचरित रामपाल की प्रशंसा में लिखा गया है। बंगाल में कैवर्त विद्रोह रामपाल के शासनकाल में हुआ था। कैवर्त विद्रोह रामपाल के शासनकाल में हुआ था। नगर यात्री सुलेमान ने पाल शासक को रोहमा अर्थात धर्म भ्रष्ट कहा है। सुलेमान ने पाल शासन को रोहमा और धर्म भ्रष्ट कहा है। त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाले राजा, तो त्रिपक्ष में कौन कौन था? गुर्जर थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। गुर्जर में राजा थे वत्सराज, नागभट्ट, दुती, रामभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो वत्सराज 783 से 795 ईस्वी तक इनका शासन था, तो इन्होंने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी तक, रामभट्ट 833 से 836 ईस्वी तक, मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी तक, महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी तक। तो ये तो गुर्जर प्रतिहार के राजा हुए जिन्होंने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। राष्ट्रकूटे राजाओं में ध्रुव थे, गोविंद तृतीय थे, अमोघवर्ष थे, कृष्ण थे। ध्रुव ने 779 से 793 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद तृतीय ने 793 से 814 ईस्वी तक शासन किया। अमोघवर्ष ने 814 से 878 ईस्वी तक शासन किया और कृष्ण ने 878 से 914 ईस्वी तक शासन किया। पाल वंश धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल। धर्मपाल 917 से 819, देवपाल 1819 से 855, विग्रहपाल 855 से 860 ईस्वी, नारायणपाल 860 से 915। तो ये त्रिपक्षी संघर्ष था गुर्जर, राष्ट्रकूट, पाल। इसमें सब राजाओं के नाम बताए। पाल वंश से धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल। राष्ट्रकूट से ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण। गुर्जर प्रतिहार से वत्सराज, नागभट्ट, रामभट्ट, मिहिरभोज, महेंद्रपाल। अब आइएगा सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। सामंत सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सेन था। सेन वंश की राजधानी नदिया यानी लखनौती थी। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन हुआ। बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे। बल्लाल सेन ने जात प्रथा एवं कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया। बल्लाल सेन ने लक्ष्मण सेन ने 1178 ईस्वी में गद्दी हथिया ली, मतलब गद्दी पर बैठा 1178 ईस्वी में। बल्लाल सेन ने गोड़ेश्वर तथा निशंकर की उपाधि धारण की। लक्ष्मण सेन के शासनकाल में सामंतों ने विद्रोह कर उनके शासन का स्वतंत्र राज्य गठित किए। सामंतों ने विद्रोह कर अनेक स्वतंत्र राज्य गठित कर लिए। लक्ष्मण सेन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था लक्ष्मण सेन। विजय सेन जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। देवपाड़ा में झील एवं शिव का मंदिर विश्वसेन ने बनवाया। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि जयदेव था। जयदेव की रचना का नाम गीत गोविंद है। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन को ब्रह्मक्षत्री नाम से जाना जाता है। सामंत सेन को ब्रह्मक्षत्री के नाम से जाना जाता है। विजय सेन की दो उपराजधानियां विजयपुरी एवं विक्रमपुरी थी। पवनदूत, ये धोई एक लेखक हुए हैं, पवनदूत धोई ने लिखी है। विजय सेन के गुणगान में विजय सेन के गुणगान में विजय सेन के सम्मान में विजय प्रशस्ति जो है वो हर्ष ने लिखी। किसने? श्री हर्ष ने लिखी। हर्ष ने नहीं, केवल नहीं, श्री हर्ष ने लिखी।
अगला है आर्य सप्तशती की रचना गोवर्धन ने की। आर्या सप्तशती की रचना गोवर्धन ने की। तो ये तो सेन वंश हुआ, आगे राजपूत वंश आ गया है। आप क्वेश्चन देख लेते हैं और ये 7वां टॉपिक आज से कंप्लीट हो जाएगा, फिर 8वें विविध से हम देखेंगे। 42वां क्वेश्चन कह रहा है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशियन द्वितीय ने। नर्मदा नदी का पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशियन द्वितीय ने। किसने नालंदा विश्वविद्यालय की 100 ग्रामों के आय दान स्वरूप दिए थे? तो सही है हर्षवर्धन। अगला सुमेलित करना है हर्षचरित या कादम्बरी बाणभट्ट। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन। और नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक ये मयूर की, भर्तहरि की। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक ये जो है भर्तहरि। सूर्य शतक जो है ये मयूर की, बाकी सब वही सही। हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षवर्धन, नीति शतक श्रृंगार दशक भर्तहरि, सूर्य शतक मयूर। 46वां क्वेश्चन है कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो बाणभट्ट तो थे, भर्तहरि थे, मयूर थे, कालिदास जो थे ये विक्रमादित्य के समय में हुए थे, तो कालिदास नहीं थे। आगे कथन दिए गए हैं 2। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। दूसरा है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो ए और आर दोनों सही है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म भी नहीं दिया और हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। आर ए की सही व्याख्या करता है ना, पहला वाला दूसरे की। कौन सही सुमेलित है? तो अवंती जो है हर्षवर्धन का मंत्री, ये गलत। सिंहनाद महासेनापति ये सही। कुंतल सेनापति यशसेना का ये सही। ये सभी सही है। अवंती हर्षवर्धन का मंत्री, प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति। ये तो हुए 48 क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो ये हेल्थ सांग ने कहा है। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। 50वां है अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला करमुक्त भूमि अनुदान अग्रहार कहलाता है। अग्रहार कहलाता है। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। घटी यंत्र व तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ है जलाशय की भूमि। एरी पत्ती का अर्थ है, एरी पत्ती का क्या अर्थ है? जलाशय की भूमि, जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10 तक। 1/6 से 1/10 तक भू राजस्व की सीमा। 54वां क्वेश्चन मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। और आज का लास्ट CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में किसने लिखा है? तो लिखा है वेन्त्सांग, है ना। तो इस तरीके से 7वां टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती MS में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है।